अभी यहाँ पे हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझेंगे। पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे देख लो अच्छे से, आयोनिक इक्विलिब्रिया करके चैप्टर का नाम है। ओके, सो आयोनिक वर्ड, फिर उसके बाद इक्विलिब्रिया, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको पता तो होंगी ही, ठीक है। बट ये जो भी चल रहा है ना, ये सब केमिकल के ऊपर चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल। अगर ये हमको समझ गया तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो केमिकल क्या होता है? केमिकल एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो कि मैटर को कंसिस्ट करता है, यानी कि दुनिया का वो हर एक चीज जिसके अंदर मैटर प्रेजेंट हो, मैटर, वो उसे हम केमिकल ही कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि अभी स्टोन बोल दो तो वो एक टाइप का केमिकल है, ऐसा नहीं होता है। जिसके अंदर मैटर तो एग्जिस्ट करता हो बट वो रिएक्शंस भी परफॉर्म करते हो, ठीक है, वो डायनेमिक हो, चेंज होते हो, ठीक है, मतलब भले ग्रेजुअल हजारों सालों में चेंज भले हो, कितना भी टाइम लगने दो, बट उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आने चाहिए, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली, पूरे शेप में, स्ट्रक्चर में। तो वो सारी चीज़ें केमिकल होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट मोस्टली वो हर एक चीज जिसमें मैटर होता है उसे हम नॉर्मली केमिकल कहते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक और फंडामेंटल इसका एकदम डेफिनेशन है जो सभी के लिए अप्लाई होती है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो देखो, पहली बात तो हम इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही बता दोगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। सपोज आपके सामने दो बॉक्सेस है, दोनों बॉक्सेस में अगर सेम लेवल में वाटर भरा है, ठीक है, सेम लेवल में अगर वाटर भरा है तो आप उसे कहोगे कि ये इसके अंदर जो वाटर फील्ड है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्वल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी, ये इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नॉर्मली इसका कंसेप्ट है ये, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब उससे पहले आपको पता होगा कि अगर सपोज ए प्लस बी और ऐसा कोई, यहाँ पे देखो C प्लस डी, ऐसा कोई रिएक्शन करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आप अच्छे से ये 10th वगैरह में पढ़े रहोगे। और ये जो है ये एरो, ये दिखाता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। सो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? जब कोई भी रिएक्शन, हम कब कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है? कि जब वो उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि ध्यान देना अच्छे से, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी टाइम, ध्यान देना अच्छे से, कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होने में टाइम लगता है अगर उतना ही टाइम बैकवर्ड रिएक्शन होने में, प्लस दूसरी बात अमाउंट जितना भी यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले में यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में है, और उतना ही अमाउंट नॉर्मली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रहेगा, ठीक है। फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि A प्लस बी से अभी C प्लस डी बनना बंद हो जाए, और दोनों का जो स्टेट होगा यानी लेवल होगा, अमाउंट होगा, वो दोनों तरफ सेम आ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ बनना बंद हो जाए, ठीक है, और ना ही C से अभी ए बी बने, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो, दोनों एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बात ध्यान देना। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, देयर इज नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ चेंज कि जितना रिएक्टेंट साइड हो उतना ही प्रोडक्ट साइड भी हो, ना एक भी कम ना ही एक भी ज्यादा। तो हम इसे कहेंगे कि केमिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, चाहे वो रिएक्टेंट साइड का हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड का हो। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आपने 11th में पढ़ा था, बस हमें इतना ही नॉर्मल चाहिए, और जो भी चीज़ें चाहिए होगी हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फिलहाल तो केमिकल के, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल के डायग्राम्स हैं, आप देख लो ऐसे केमिकल होता है। यहाँ पे अगर सपोज ये लिक्विड भी है तो भी इसमें मैटर प्रेजेंट है इसके लिए, ठीक है। मोस्टली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है ये हमेशा क्लोज्ड वाले चीज़ों में ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप लोग क्लोज सिस्टम रखो, अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो यहाँ पे लिक्विड भरा हो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, तो ये इक्विलिब्रियम के बारे में आपको अच्छे से पता है। अब हमारा चैप्टर था आयोनिक इक्विलिब्रियम।
तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे चार्जेस आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उनके टाइप्स आएंगे, एसिड है, बेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हम आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चार्जेस जो होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इनके जो चार्जेस हैं इनके बारे में नॉर्मली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, इतनी अच्छी सी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इतना अच्छा सा कंसेप्ट आपको समझेगा कि मैं क्या बताऊं। इलेक्ट्रोलाइट, ये वर्ड को ध्यान देना, इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है लाइट। इस वर्ड का मीनिंग होता है वो लाइट वाला लाइट नहीं है, इसका मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक। और इलेक्ट्रो मीन्स कोई भी चार्जेबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना। अब ध्यान दो, अगर सपोज आपके सामने यहाँ पे आपके सामने एक सॉल्यूशन है, मैं बोलूंगा कि ये सपोज मान लो कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और इसके अंदर मैं एक मॉलिक्यूल कोई भी डाल रहा हूँ NaCl का। जैसे ही मैं यहाँ पे NaCl की मॉलिक्यूल डालूंगा, ये क्या होगा? डिवाइड होगा और बनेगा Na+Cl- में। सो जो यहाँ पे Na+Cl- ये क्रिएट हुआ है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये Na भी और ये Cl भी, ये क्या है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। कहाँ से बने? इस वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में हम कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल को पुट करते हैं और वो ब्रेक होके ऐसे कुछ चार्ज बना दे, इन चार्जेस में ब्रेक हो जाए, सो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इनमें ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट या तो स्ट्रांग होंगे या तो फिर ये वीक होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम दोनों चीजें समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ओके, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे पहले और अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो एक कोई भी सब्सटेंस जो डिसएसोसिएट होता हो, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसएसोसिएट होता हो, पहले NaCl था, ये एसोसिएटेड फॉर्म में था। जैसे ही हमने डाइल्यूट वाटर में डाला तो ये क्या हो गया? डिसएसोसिएट यानी ब्रेक हो गया, ठीक है, इनटू आयंस, याद रखना, इन अ सॉल्यूशन, एंड एक्वायर्स द कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझते हैं वापस से हम लोग, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। मान लो कि आपके सामने कोई भी यहाँ पे एक चीज है, एक कंटेनर है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसमें NaCl डाला, तो यहाँ पे क्या आया? Na+ और यहाँ पे Cl- आया। ये है अपना यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। अब वो बात की बात है कि ये कटायन है, ये अनायन है, वो बात की बात है, बट हमें तो ये पता ही है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बिकॉज ये जो NaCl है, ये डिसोशिएट होने के बाद जो अपना सब्सटेंस है NaCl, ये किसी भी सॉल्यूशन में अंदर जाके डिसएसोसिएट हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉर्म कर दिया। अब इस Na+ से और Cl- से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कब? जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोड, यानी कि जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में अंदर जाके डिसएसोसिएट हो जाए, अपने आप को कुछ चार्जेस में डिवाइड कर ले, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि Na+ ही और Cl- ही क्यों आया? तो NaCl में जो Na होता है, ये होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। और जो Cl- है, ये होता है नॉन मेटल। क्या होता है? ये नॉन मेटल, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो जो Cl- से नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही होता है कटायन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही होता है अनायन। यानी Cl- यहाँ पे अनायन है, Na+ यहाँ पे कटायन है, तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं Na+, K+, Cl- यानी क्लोराइड और कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, ये सारी चीजें यहाँ पे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है। इन बातों को आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो देख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ सॉल्यूशन या फिर केमिकल कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग इनटू आयंस व्हेन मेल्टेड
और डिजॉल्व इनटू सॉल्यूशन। अब आपको समझ गया होगा, जब कोई भी सब्सटेंस को हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें या मेल्ट करें तो उसमें से जो भी आयंस क्रिएट होती हैं यानी कटायंस और अनायंस, ये आयंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। चलो अब अगर मान लो तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे। अगर मान लो यहाँ पे आपके सामने ये जो यहाँ पे एक सपोज कोई भी सब्सटेंस बीकर है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है। जब आपने सपोज NaCl सॉल्यूट को यहाँ पे क्या किया, अंदर डिसॉल्व किया। जब आपने इसे डिसॉल्व किया, अगर ये पूरा सपोज आपने 50 ग्राम यूज किया था, 50 ग्राम NaCl यूज किया, तो ये पूरा का पूरा 50 ग्राम NaCl यहाँ पे डिसॉल्व हो गया Na+Cl- में। तो ये क्या बने, इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए ना ये सारे के सारे। तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये सारा का सारा डिसॉल्व नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और पार्शियली डिसॉल्व हुआ है, सारा का सारा पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है। सो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर लेना, अच्छे से आपको समझ जाएगा, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि जब ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज आयंस हैं प्लस माइनस आयंस ये ज्यादा मिलेंगे, तो यानी कि जो कंसंट्रेशन होगा ये भी मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, हायर या फिर मैक्सिमम होगा। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, देखो इलेक्ट्रोलाइट प्लस और माइनस है। इससे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो हमें बैटरी में क्या मिल रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे भाई तो करंट ही प्रोड्यूस होगा ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है। तो अभी तक आपने सीखा था कि जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज पुरानी हो गई, नई चीज सुन लो। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को जिस रिएक्शन में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और जब किसी रिएक्शन में कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इस चीज को याद रखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर को, ठीक है। ये बात ध्यान देना, तो कभी भी आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है या इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो आयोनिक जो इक्विलिब्रियम होता है ये इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना अच्छे से। सपोज आपके सामने यहाँ पे एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में अपने बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, यहाँ पे कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन में कोई ना कोई चीज मिक्स है सपोज, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से। और मैंने यहाँ पे NaCl चीज यूज की, सपोज मान लो NaCl मैंने यूज किया, तो यहाँ पे Na+ ये एक आयन है और Cl- दूसरा आयन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे, मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मतलब कोई भी आप एक एलिमेंट उठा लो, लाइक मैंने Ag ले लिया, ठीक है। चलो मान लो सिल्वर ले लिया, ठीक है, या फिर मान लो वाटर, कुछ भी, चलो Ag ले लेता हूँ। तो यहाँ पे Na+Cl- ये क्या है, आयोनाइज्ड है, इनके अंदर आयंस है। और जो Ag है इसमें मान लो ये अनआयोनाइज्ड है, क्या है, ये अनआयोनाइज्ड है। तो मैं कब कहूंगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड के बीच में, जब अपने आयोनाइज्ड वाले भी सेम अमाउंट में हो, मान लो 50 है तो अनआयोनाइज्ड भी 50 ही होने चाहिए। अगर एक पूरे सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड एलिमेंट यहाँ पे दोनों का अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो एकदम एक्यूरेट और सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो आयोनिक इक्विलिब्रियम में है। समझा कि नहीं, यानी कि जो आयोनाइज्ड वाले हैं और अनआयोनाइज्ड दोनों एकदम सेम अमाउंट में है, सेम कंसंट्रेशन में है, यानी कि ये आयोनिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अभी आपको अच्छे से ये बात समझ गई होगी, ठीक है। चलो अभी ध्यान रखना। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझते हैं। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, एक बहुत ही अच्छे प्रोसेस को, आयोनाइजेशन को, ठीक है। कभी कभी कोई कोई यहाँ पे आयोनाइजेशन की स्पेलिंग ये लिखता है, कोई कोई ऐसे लिखता है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये मोस्टली डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन में ही होता है। डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन में 50% वाटर यूज किया जाता है और 50% ही कोई सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि लिक्विड बनाने के लिए हेल्प करता है,
ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स किसके ऊपर बेस्ड है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ड है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर। कोई भी सब्सटेंस कितना आयोनाइज हो सकता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हो आयोनाइज आयोनाइज, इसका मीनिंग क्या है? तो ध्यान देना अच्छे से। आयोनाइज इस वर्ड का मीनिंग होता है, मान लो यहाँ पे Na+ है, ठीक है, Na है और Cl है, तो ये अगर मैं अभी ये आयोनाइज्ड नहीं है, अगर मैं कहूँ इन्हें आयोनाइज करना है तो कोई ना कोई इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कोई ना कोई इनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो यहाँ पे Na+ आ जाएगा। अब देखो ये हो गया आयोनाइज, समझ गया कि नहीं अच्छे से? और पहले न्यूट्रल था, ठीक है। फिर यहाँ पे Cl- है, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो अब ये बन गया यहाँ पे आयोनाइज्ड। तो आयोनाइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस, ये अपने आप के अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करते हैं और उसके वजह से ये आयोनाइज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे रीड कर लो चाहे, इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर्स पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, वही चीज है आयोनाइजेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो उसके ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना तो उसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। वाई पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज निगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन, और जब इसे कोई लॉस कर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। मान लो अगर अपने अंदर से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अंदर क्या बचेगा? पॉजिटिविटी बचेगी। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं और इसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हम पढ़ेंगे। दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, एग्जाम में पूछ सकता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ध्यान देना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये क्या होते हैं? आयोनाइज होती हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई बीकर है और इसमें अगर आपने कोई सब्सटेंस डाल दिया, मान लो AgCl डाल दिया, ठीक है, AgCl डाल दिया, तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये बनेगा Ag + Cl-। तो जो ये Ag है और Cl- है, ये जितने भी AgCl इसके अंदर आएंगे सबके सब अंदर जाके डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसएसोशिएट मतलब ब्रेक हो जाएंगे और अपने आप को आयोनाइज कर देंगे। समझा कि नहीं? आयोनाइज मतलब चार्ज को गेन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके अपने ऊपर चार्ज को ला लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को गेन कर लेंगे। समझा कि नहीं? तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा याद रखना सारा का सारा एलिमेंट ही डिसोशिएट हो जाता है और या फिर वो अपने आप को डिसोशिएट करके कंप्लीटली डिसॉल्व करवा लेता है। और जो भी इससे इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बिकॉज ये इजीली डिसोशिएट कर सकते हैं। इनके भी यहाँ पे दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और सॉल्ट जो NaCl होता है ये भी वाटर के अंदर जाते ही अपने आप को टोटली डिसोशिएट कर लेता है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलर कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्मॉलर एक्सटेंट में किसी भी एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? डिसएसोशिएट होता है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में। मान लो यहाँ पे अगर मैंने कोई भी यहाँ पे सपोज कोई भी एलिमेंट मैंने यहाँ पे उठा लिया, AlCl3 उठा लिया, ठीक है, ये भी अपना आयोनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ओनली एंड ओनली आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड, यही कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं। ये भी बातें ध्यान रखना। आप बोलोगे आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो जो कंपाउंड मेड विद आयंस, जो कंपाउंड मेड विद आयंस। तो फिर आप बोलोगे कौन से आयंस? तो हमेशा याद रखना कटायन और अनायन, कटायंस और अनायंस से जो भी मॉलिक्यूल कंबाइन होके बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। मान लो कि यहाँ पे सोडियम है, ये हो गया कटायन, और यहाँ पे माइनस है, ये हो गया अनायन। तो इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस फोर्स को हम, इस फोर्स को यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये Na+Cl- कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मोस्टली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनमें एक ना एक हेलोजन जरूर जुड़ा रहेगा। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, Cl, Br, I और एक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कभी तो रिएक्शन ही नहीं करता, ये 3 करते हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी मेटल से जरूर जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो AlCl में एल्यूमिनियम मेटल है और Cl क्या है, हेलोजन है, तो ये भी क्या होगा, डिसोशिएट होता है। बट यहाँ पे Al+ और Cl- बन तो रहा है, बट मान लो अगर यहाँ पे 100 ग्राम यूज किया था हमने AlCl3, तो पूरा 100 ग्राम डिसॉल्व ही ना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जब सारा डिसॉल्व नहीं हुआ है, डिसोशिएट नहीं हुआ है, यानी स्मॉलर अमाउंट में डिसोशिएट हुआ है, तो इसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और इसके 2 टाइप होते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स के, एक वीक एसिड और एक वीक बेसिस। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। भाई कौन सा ऐसा एसिड और बेस है जो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, इनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो आपको समझ ही गया है अच्छे से। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपको जस्ट मुझे बताना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमेशा याद रखना पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। पार्शियली डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई सब्सटेंस है और आपके पास 50 ग्राम है, तो वो 25 ग्राम ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। यानी कि अगर NaCl है और मान लो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, फिलहाल ये यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर मान लो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये क्या होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा। समझा कि नहीं अच्छे से, ये पार्शियली डिसॉल्व होगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, इसका कुछ ही पार्ट क्या होगा, डिसॉल्व होगा, पूरा 100% डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, एटम्स और आयंस, यानी आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड जो चीजें होती हैं इन दी सॉल्यूशन यहाँ पे होती हैं। कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो ध्यान से। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे हमने वाटर का मॉलिक्यूल लिया था, वाटर का मॉलिक्यूल, और इसमें हमने मान लो किसी NaCl को अंदर डाला, तो यहाँ पे Na+ और यहाँ पे जो यहाँ पे Cl- और H2O भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl क्या होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा। मान लो ऐसा हो रहा है, पार्शियली डिसॉल्व होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो H2 है ये अनआयोनाइज्ड है, इस वक्त अनआयोनाइज्ड है, और Na जो Cl है और यहाँ पे Cl- है, ये आयोनाइज्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको दोनों के बीच में इक्वल नंबर्स होंगे, 50-50 होगा। तो इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या फिर आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। और इसी कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होती है। जब इक्वल नंबर ऑफ आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मेटल्स में या फिर कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे या कोई भी आयंस प्रेजेंट रहेगा, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का नंबर सेम सेम होगा। आयोनाइज्ड मतलब जिनमें चार्ज होता है और नॉन आयोनाइज्ड मतलब जिनमें चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो इनका इक्वल नंबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे A+B है और ये फॉर्म कर रहा है C+D को, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये A+B C+D को फॉर्म करना बंद कर देगा, और अगर हम ज्यादा प्रेशर इस साइड लगाएंगे या हीट ज्यादा देंगे तो ये C+D से वापस से A+B बनने लगेगा। तो ये क्या है, अभी यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ हो रहा है। ये जो ऊपर वाला है ये फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ये सेम होता है, यानी कि सिमिलर टाइम में सेम, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना एकदम इक्वल कंडीशन, इक्वल सेम अमाउंट में आ जाता है, सेम रेट में आ जाता है। सो हम उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, और वही होता है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, इसे हम इस एरो से डिनोट करते हैं, हाफ एरो से। देखो ये होती है फुल एरो, ये होती है हाफ एरो। ठीक है, दोनों को याद रखना अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये हमें अल्फा से डिफाइन की जाती है, अल्फा से।
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सिर्फ आप इसे याद करो, ऊपर की डेफिनेशन जो है ये इसकी डेफिनेशन है, उसे अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ये क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मान लो आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना अच्छे से, मान लो आपके पास 100 मोल कोई भी चीज थी, 100 मोल आपके पास कोई भी चीज थी, और इसमें से, इस 100 मोल में से आपने सिर्फ, या फिर जब आपने किसी डाइल्यूट एसिड में या फिर एक्वेस सॉल्यूशन में डाला तो वहां पे क्या होता है, आपने इसका सिर्फ 50 मोल ही डिसॉल्व किया, या आपने पूरा डाल दिया, ओनली 50 मोल ही डिसॉल्व हुआ। ठीक है, 100 मोल में से 50 मोल ही डिसॉल्व हुआ, पूरा डिसॉल्व हुआ ही नहीं। ठीक है, सो 50 मोल यानी कि कितना डिसॉल्व हुआ, मतलब कितना डिसॉल्व हुआ अपॉन टोटल अमाउंट उसका कितना था, यानी कि 100। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे और जो भी आंसर आएगा वही होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिसॉल्व इनटू एक्वेस सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन कितने में से डिसॉल्व हो रहा है किसी एक्वेस सॉल्यूशन में, वही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे जरा एक बार देख लो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये ऊपर की डेफिनेशन पढ़ लोगे तो खुद ही आपको समझ जाएगा, डिफाइंड एज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस डिवीजन होता है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो टोटल में से हाउ मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स गेटिंग डिसोसिएटेड, ठीक है, टू फॉर्म आयंस, क्योंकि जब डिसोसिएशन होता है तो आयंस ही बनता है ना, तो टू फॉर्म आयंस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। अगर मान लो आपको यहाँ पे 70 या कुछ भी नंबर आ गया, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइड करने में, तो आप जस्ट उसमें 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मिल जाया करेगा। सिमिलर वे में अगर आपको किसी ने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी बताओ किसी भी आयंस का, यानी कटायन या अनायन का, तो आपको जस्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में C की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जहां पे C क्या होता है, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो अल्फा है, कितना पता नहीं कितना भी आया, उसमें आप जस्ट C से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप उसमें C से मल्टीप्लाई करोगे, C क्या होता है, बहुत बार पढ़ा है सेकंड चैप्टर में भी, ये होता है मोलार कंसंट्रेशन। अब आप बोलोगे मोलार कंसंट्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे समझ लो कि किसी भी गिवन अमाउंट में, सपोज ये बॉक्स है और इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, इसकी कुछ इसके अंदर जगह है जो हम इसके अंदर किसी चीज को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हम इसमें अपनी चीजों को फिल कर सकते हैं, वही होता है मोलार कंसंट्रेशन। मान लो हमने 50 मोल फिल किया 1 डीएम क्यूब में, तो ये इसका टोटल मोलार कंसंट्रेशन कितना हो गया, 50 मोल पर डीएम क्यूब। 50 मोल पर डीएम क्यूब इसकी यूनिट भी होती है। ठीक है, तो यही है मोलार कंसंट्रेशन, यानी कितना अमाउंट आप फिल कर सकते हो किसी गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में। ठीक है, कितनी जगह में आप कितनी चीजें डाल सकते हो, यही होता है मोलार कंसंट्रेशन। तो बस आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे कंडीशन क्रिएट होती है कि हमने पढ़ा था कि जब कोई भी यहाँ पे चीजें डिसॉल्व होती हैं, लाइक NaCl अगर डिसॉल्व हुआ तो ये बनेगा Na+Cl, ये डिसॉल्व होके आयंस में बन गया। तो इसमें से कौन सा आयंस एसिडिक है और कौन सा आयंस यहाँ पे बेसिक है, ये हमें जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आपको 3 यानी कि 3 थियरीज देखने को मिलेंगी। भाई अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थियरीज दी है कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बेस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कोई एसिड है या कोई बेस है, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए 3 थियरियां दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम तीनों थियरी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 3 साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग ओपिनियन दिया है थियरीज में कि ये इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो ये एसिड होगा और ये बेस होगा। अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की थियरीज दी है। हम तीनों थियरी पढ़ेंगे, ये तीनों थियरी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। पहली थियरी है अरहेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। अरहेनियस थियरी के हिसाब से एसिड क्या है और बेस क्या है आज हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी थियरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही पॉइंट आपको समझना है। फिर ऐसी लेविस बेस है, फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अरहेनियस थियरी होती है ना, इन्होंने अरेडियस ने क्या बताया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो अपने पास कंटेन करता है हाइड्रोजन और गिव्स राइज टू हाइड्रोजन आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन।
अब आपको समझ गया होगा, तो वही है एसिड। बोलने का मतलब है कि सपोज यहाँ पे आपके पास ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, और जब आपने कोई इसमें एक मॉलिक्यूल पुट किया अंदर, तो वो अंदर जाने के बाद डिसोशिएट होके H+ आयन को हमें प्रोड्यूस करके दे, तो उसे हम बोलेंगे कि वो एसिड था। मान लो एग्जाम्पल के लिए HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमें पता भी है। तो जब ये अंदर जाके ब्रेक होगा तो ये H+ और Cl- में ब्रेक होगा, तो हमें इसने क्या दिया, H+ दिया। H+ जो गिव राइज करेगा अंदर जाने के बाद, वो क्या होगा, एसिड होगा, और बाकियों का नहीं पता। ऐसा अर्हेनियस ने बोला। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो HCl जब डिसोशिएट हुआ वाटर में तो H+ आयन और Cl- आयन दिया, ठीक है। और ये सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। जो H+ आयंस है ये नॉर्मली बेयर आयंस का रोल यहाँ पे रोल यहाँ पे करता है, ठीक है। तो बेयर आयंस क्या होता है ये समझ लो पहले। बेयर आयंस वो आयंस होता है जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस मिले, ठीक है, उसे हम बेयर आयंस कहते हैं। बेयर आयंस नॉर्मली हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रोजन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा तो आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज आएगा, और यही आयोनाइज होने के प्रोसेस को हम जो भी हाइड्रोजन में जो आयंस आएंगे तो हम उसे बेयर आयन कहेंगे, चाहे उसमें माइनस आयन आए चाहे उसमें प्लस आयन आए। कभी माइनस आयन तो जल्दी आता नहीं है हाइड्रोजन में, हमेशा प्लस आयन आता है, और इसे ही हम बेयर आयंस कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देना। जो ये बेयर आयंस है H+, ये जब वाटर में जाता है, वाटर में और जाता है, तो ये हाइड्रेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हाइड्रेटेड हो जाता है। और हाइड्रेटेड होने का मतलब है कि ये और भी बहुत सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, जिससे ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है H3O+, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और या फिर हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज अ प्रोटॉन भी यूज करेंगे, ठीक है, एज अ प्रोटॉन, ठीक है। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो उसे हम कहते हैं एज अ प्रोटॉन, नहीं जो लॉस करता हो इलेक्ट्रॉन को उसे हम कहते हैं प्रोटॉन नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो बेयर आयन और बाकी कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि अर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो होता है जो डिसोशिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन को लॉस करे, यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे देखो प्रोड्यूस करे, समझा कि नहीं। अपने HCl में से हाइड्रोजन आयन देखो लॉस हुआ है, HCl से हाइड्रोजन लॉस हुआ है, यानी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो उसे हम एसिड कहेंगे, यानी यहाँ पे HCl हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी कि यहाँ पे HCl एसिड है। तो फिर बेस क्या है, तो चलिए बढ़ लेते हैं। जो बेस होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो कंटेन करे OH- ग्रुप, पहली बात तो, और जब ये यहाँ पे डिसोशिएट हो तो OH- को प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लाइक यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन है NaOH, तो जब ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, Na+ बनाएगा और OH- बनाएगा। तो OH- बनाया ना, और ये NaOH था ना, NaOH देखो यहाँ पे OH- जो यहाँ पे OH है इसे कंटेन करके रखा है या नहीं रखा है, तो रखा है ना। तो पहली बात वही बेस होता है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जो OH ग्रुप को कंटेन करे और डिसोशिएट होने के बाद OH- को प्रोड्यूस करे, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पे वो चीज होती है बेस। तो इनके अकॉर्डिंग ये NaOH में यहाँ पे ये बेसिक में स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पे जो ये थियरी है ना, ये उनमें एप्लीकेबल नहीं है जो अपने कंपाउंड में हाइड्रोजन या OH- कंटेन ना करता हो। अगर मैं कहूं, सिंपल सी बात है कि भाई NaCl क्या है, तो क्या बताओगे आप, सिंपल सी बात है, तो ना ये एसिड है ना ये बेस है, ये तो सॉल्ट है, न्यूट्रल होता है। तो हाँ भाई ये परफेक्ट है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे ही बहुत सारे मेटल हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लाइक H2SO4, तो ये क्या है, आप इसे क्या बताओगे। तो सिंपल सी बात है, ये एसिड है, बिकॉज ये हाइड्रोजन कंटेन करके रखा है ना, ठीक है। तो हर एक वो चीज जिसमें हाइड्रोजन होता है और जो डिसोशिएट होने के बाद हाइड्रोजन लॉस करे उसे हम कहते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। हाँ, और हर एक वो चीज, हर एक वो कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो और डिसोशिएट होने के बाद किसी लिक्विड में या सॉल्यूशन में OH- देता हो उसे हम बेस कहते हैं।
तो ये बातें ध्यान रखना। और अरहेनियस थ्योरी उनमें अप्लाई नहीं होती जो OH और H वाले जो एटम्स होते हैं उन्हें कंटेन ना करे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी के हिसाब से एसिड बेस क्या होता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी होती है ना, ये प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी के ऊपर डिपेंड है। प्रोटॉन ट्रांसफर यानी कि या तो हम गेन करेंगे प्रोटॉन को या तो हम लॉस करेंगे प्रोटॉन को, यानी कि या तो हम गेन करने वाले हैं प्रोटॉन को या लॉस करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई एलिमेंट, ध्यान देना, अगर कोई एलिमेंट डोनेट करता है प्रोटॉन को, यानी H+ जो होता है ये होता है प्रोटॉन। आप बोलोगे ऐसा कैसे भाई प्रोटॉन है ये, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देख लो, ये पहला बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर यहाँ पे ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर दे तो अंदर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा एटम ही क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और पॉजिटिवली आयोनाइज होगा। बिकॉज जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिवली आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे H+ आयन क्या माना जाएगा, अभी प्रोटॉन है, बिकॉज ये भी न्यूक्लियस की तरह टोटली पॉजिटिव है, इसके लिए H+ को हम प्रोटॉन में कंसीडर करते हैं। तो जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस कर सकता है, ठीक है, डोनेट करता है हाइड्रोजन को किसी के लिए, तो उसे हम कहते हैं एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे यानी गेन करे उसे हम कहते हैं बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम कहेंगे बेस, और जो यहाँ पे प्रोटॉन जो प्रोटॉन को लॉस करेगा यानी डोनेट करेगा उसे हम कहेंगे एसिड। तो ये बातें ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी के हिसाब से ये कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे अच्छे से समझ लो आप लोग, अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। तो यहाँ पे NH3 था, देखो यहाँ पे, और ये HCl है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। HCl ये एसिड बन गया है क्योंकि इसने अपने एक हाइड्रोजन को NH3 को दिया है, ठीक है, और जब NH3 यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन किया तो ये बन गया बेस। बिकॉज बेस क्या होता है, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे NH3 यानी अमोनिया HCl से एक हाइड्रोजन गेन करके बनाता है NH4+, ठीक है, और HCl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो जो लॉस करता है वो बना दिया एसिड। तो यहाँ पे देखो HCl बन गया एसिड, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो, और ये फिर चार्ज की बात यहाँ पे चालू हो गई, चार्ज की बात हम आगे करेंगे, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। चलो ओके, तो देखो यहाँ पे HCl क्या किया है एंड NH4+ क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है एंड एक्ट्स एज अ एसिड, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे जो अपना NH4 है और यहाँ पे जो HCl है HCl और यहाँ पे NH4+, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ये दोनों लॉस करेंगे यानी डोनेट करेंगे। प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को लॉस करने वाले हैं। वाई, ऐसा क्यों, तो H बॉन्ड Cl होता है ना, H+ यहाँ पे Cl- ऐसे बनता है ना, तो ये H+ क्या कर सकता है, डोनेट हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही NH3 रहता है, तो कभी भी याद रखो जरा, नाइट्रोजन जो होता है उसकी कितनी होती है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे बाहर की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 5 होती है, और नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे अगर NH4+ आयन बन गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसने 3 तो ऑलरेडी बना के रखा है हाइड्रोजन से, और एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया, तो इसीलिए ये ट्राई करेगा कि ये H जो है हमेशा लॉस किया जा सके। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस करने के लिए ट्राई करेगा, तो जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो वो एसिड होता है, और यहाँ पे Cl- हमेशा ट्राई करेगा कि कोई भाई मुझसे H+ आयन जो मेरा यहाँ पे टूट गया था, हमसे बिछड़ गया था, वो आके जुड़ जाए और फिर से हम यहाँ पे HCl बना दें, ठीक है। तो और इसीलिए जब ये गेन करेगा हाइड्रोजन को तो ये बेस कहलाएगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और जो यहाँ पे NH3Cl- है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बिकॉज यहाँ पे देखो NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था और Cl- भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl बनाएगा, इसके लिए ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। यहाँ पे Cl क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करके HCl बना देगा, और NH4 ने यहाँ पे HCl से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NH4 बनाया। तो ये कंसेप्ट बस समझो, रिएक्शन पे ध्यान मत दो, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलिए थोड़ी सी और चीज समझ लेते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो कॉन्जुगेट बेस
ऑफ एसिड उसे कहते हैं जिसमें जो बेस होता है ये प्रोड्यूस करता हो एसिड को, या फिर ये जो बेस है ये प्रोड्यूस होता हो बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। जब किसी एसिड में से कोई भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बेस बन जाए उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम में कभी पूछता तो है नहीं, पूछा भी तो यही एक लाइन लिख देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस, तो जो एसिड प्रोड्यूस होता हो व्हेन बेस एक्सेप्ट करता हो प्रोटॉन को इज अ कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कॉन्जुगेट एसिड वो एसिड होता है कि जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और ये एसिड बन जाए। समझा कि नहीं अच्छे से? जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे और वो एसिड बन जाए तो उसे हम कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस कहेंगे। मैंने इसीलिए छोटी सी चीज यहाँ पे एडिट कर दी है, यहाँ पे डाल दिया है, आप इसे पढ़ लोगे सारी चीजें समझ जाएंगी। लास्ट वाली थियरी यहाँ पे देखते हैं, लेविस थियरी, और मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ये। अभी तक जो भी उन लोगों ने थियरीज दी है उससे सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी इसे मानी जाती है, ठीक है। चाहे वो ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी हो और चाहे अर्हेनियस थियरी हो, इन दोनों थियरी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी यही है, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है। इलेक्ट्रॉन पेयर की यहाँ पे बातें की गई हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान देना है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की गई है। तो चलो, इनके अकॉर्डिंग एसिड वो स्पेसीज होती है, वो चीज होती है, स्पेसीज यानी कि वो चीजें, वो एलिमेंट, वो एसिड होता है जो एक्सेप्ट करता हो शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? वो होता है एसिड। ये बातें ध्यान रखो। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो होता है बेस, ठीक है। इसे बात ध्यान रखना है अच्छे से। और ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं एक्सेप्ट और डोनेट करेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और उसी से बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। मोस्टली हम ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको एक चीज और समझ गई, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो भी बॉन्ड बनती है, जो भी बॉन्ड बनेगा उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे कार्बन को तो लाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर और बाहर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सपोज आपके सामने ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने डोनेट कर दे, ठीक है। जब ये डोनेट कर देगा दोनों को तो यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा? ये बेस बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? ये अपना एसिड बन जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से? ये बातें आपको समझ के रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या बनेगा? बेस बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनेगा एसिड। बट यहाँ पे जो एक बॉन्ड बनेगी, जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसे हम एक एरो से दिखाएंगे, ना कि सिर्फ एक लाइन से। जिसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लाइन से दिखाते हैं वैसा नहीं दिखाएंगे, हम एक एरो से दिखाएंगे, और इस एरो का नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये होता है अपना लेविस थियरी, और बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी होती है। तो चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं। बेस क्या होगा? जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। एसिड क्या होगा? जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो फिर यहाँ पे समझते हैं, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे देख लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो H+ है ये क्या कर रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसे गेन करेगा H+, और देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो यहाँ पे अमोनिया है जो ये NH3, इसे फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 बॉन्ड और ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये NH3 है, ठीक है। तो ये NH3 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन के पास डोनेट कर दिया। जब इसने हाइड्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन गेन किया ना, जब भाई अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया तो लिया किसने? H+ ने। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने वाले को या एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? एसिड। तो H+ क्या रहेगा? एसिड रहेगा। और डोनेट किसने किया है? डोनेट करने वाले को बेस कहते हैं। तो जो यहाँ पे डोनेट किया है तो उसे हम कहेंगे बेस।
ठीक है, और यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड चीज बन गई। एरो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दिखाते हैं। आपके केमिस्ट्री पार्ट 2 में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर भी मिलेगा, वहां पे हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। जो कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बनता हो उसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करे तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। BF3 यहाँ पे बना है। BF3 ने यहाँ के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अभी यहाँ पे गेन करेगा। तो ये क्या बन गया? एसिड, और जिसने डोनेट किया वो बन गया बेस। तो ये चीजें अच्छे से आपको याद रखनी है। ये था लेविस थियरी। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ के रखना है। अब मैं आपका एक जगह दिमाग खाने वाला हूँ। आपसे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो यूज योर ब्रेन पावर में एक क्वेश्चन बोला है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लेविस बेसिस। ब्रॉन्स्टेड जितने भी बेसिस हैं वो लेविस बेसिस हैं, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड। एक्सप्लेन करो व्हाई। तो नीचे आंसर लिख के रखा है आपके लिए, और आप पहले मन में सोचना जरा 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस क्या था और लेविस एसिड और बेस क्या है। तो लेविस एसिड और बेस अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो लेविस एसिड बेस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो एसिड है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो बेस है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो नेगेटिविटी गेन करता है वो एसिड होता है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, तो अभी हम इसे समझते हैं अच्छे से। तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, पहली तो हम इस पहली लाइन को प्रूफ कर रहे हैं, पहली वाली लाइन को हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। अच्छे से समझोगे तो समझ जाएगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करता हो इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, इजीली, तो वो इजीली एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन को। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी प्रोटॉन को। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर मान लो Na+ है या सिर्फ ओनली Na है, ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है ना। तो यानी कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो इजीली प्रोटॉन गेन कर सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा तो वो प्रोटॉन ही बनेगा ना, यानी पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा ना। समझा कि नहीं अच्छे से? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन इजीली एक्सेप्ट अ प्रोटॉन दस, और इसीलिए ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर लेविस बेसिस। वाई? जो लेविस बेसिस होते हैं यहाँ पे समझना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। समझा कि नहीं अच्छे से? हमने क्या पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड वाले में? ब्रॉन्स्टेड यहाँ पे जो था, ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या कर सकता था? इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और ब्रॉन्स्टेड यहाँ पे लेविस बेस क्या बोलता है? इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं अच्छे से? और यहाँ पे जो ब्रॉन्स्टेड है इजिली एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर जो इंसान या इंसान कह रहा हूं, जो भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो भी इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर सकता है तो वो प्रोटॉन अल्टीमेटली क्या करेगा? गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो प्रोटॉन गेन कर सकता है। इसका मतलब ऑल जो लेविस बेसिस हैं या ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं, ये दोनों के दोनों एकदम सेम होते हैं, यानी कि जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो लेविस बेस हो सकता है। बट कंडीशन आगे आती है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड। वाई? तो यहाँ पे अभी समझना। तो सबसे पहले फिर से देख लो, एसिड की बात चल रही है, तो लेविस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और लेविस बेस यहाँ एसिड वो है, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो है जो डोनेट करे प्रोटॉन को। प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट यानी गेन करे उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में मीनिंग समझ लो फटाफट, कुछ और नहीं, बहुत आसान सा है। तो एलिमेंट लाइक HCl और H2SO4 ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। वाई ब्रॉन्स्टेड एसिड? बिकॉज ये जो होते हैं ये सारे के सारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि डोनेट करते हैं। एक्चुअली जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है H2SO4, HCl, ये सारे के सारे प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और इसीलिए ये यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट दी प्रोटॉन। ठीक है, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जो HCl है ये यहाँ पे देखो H+Cl- बनेगा,
तो H प्लस क्या होगा, ये डोनेट कर सकता है, यानी H प्लस आयन जो यहाँ पे डोनेट हो जाएगा, यानी कि HCl अपना पूरा ये H प्लस को यानी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। बट ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, कभी भी यहाँ पे Cl माइनस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही अपने पास गेन करता है, बिकॉज 2, 8 और यहाँ पे 7 ही इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन कभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या, नहीं करेगा ना, तो इसीलिए ये प्रोटॉन को तो डोनेट कर सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तभी तो ये लेविस एसिड कहलाएंगे ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वही तो लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बट प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसके लिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है बट ये लेविस एसिड नहीं है। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आपको आना चाहिए था। ठीक है, 1-2 बार और वीडियो को रिवाइज करके देखोगे ना, सब समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, यहाँ पे लिखा है एम्फोटेरिक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है किसी भी चीज का, अगर मैं बात करूं तो एम्फोटेरिक नेचर क्या होगा। मान लो मैंने अगर ए सब्सटेंस को कहा कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एसिडिक भी है, किसी से मिलके ये एसिड भी बन जाएगा और किसी से मिलके ये बेस भी बन जाएगा। यानी ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जो इंसान है कभी झूठ भी बोल दे, कभी सही भी बोल दे, कभी भी बदल सकता है। ठीक है, तो वैसे ही फिलहाल यहाँ सब्सटेंस में भी हो रहा है, किसी के साथ मिलेगा तो एसिड बन जाएगा और किसी के साथ मिलके बेस भी बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ वाटर की होती है। वाटर ही बेचारा इतना अच्छा सा होता है, जिसके पास जाएगा उसके जैसे बन जाएगा। तो इससे सीखने को भी मिलता है कि अपने हमेशा हमें अच्छी सिचुएशंस में वैसे ढल जाना चाहिए, प्रॉब्लम आए उसके जैसे बन जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है वाटर। तो वाटर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों के फॉर्म में एक्ट करता है और इसीलिए इसे एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। तो इसे प्रूफ में देख लेते हैं भाई। तो वाटर जब NH3 के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे ध्यान देना, अपने वाटर के पास H बॉन्ड OH होता है जिसमें H प्लस आयन है, प्लस यहाँ पे NH3 है, तो ये H प्लस आयन को गेन कर लेगा NH3। समझा कि नहीं अच्छे से? तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट किया गया ना बाय द वाटर, तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा, एक्ट एज एन एसिड टुवर्ड्स NH3। NH3 के लिए यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड है, बिकॉज जिसने हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस किया वो कौन होगा, अपना एसिड कहलाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऐसा कि जो हाइड्रोजन लॉस करता है, डोनेट करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर ने यहाँ पे हाइड्रोजन को लॉस किया है, किसके लिए, NH3 के लिए। तो यहाँ पे H2O ने एसिड के तरह यहाँ पे निभाया अपने रोल को। अभी थोड़े टाइम बाद ये वाटर HCl से जब कंबाइन होगा, ध्यान देना अच्छे से, तो H बॉन्ड OH है प्लस यहाँ पे H बॉन्ड Cl यानी HCl, तो यहां से क्या होता है, ये H प्लस आयन है और ये H प्लस आयन H बॉन्ड OH के पास आ जाता है, तो ऑलरेडी H2O है ही है और एक और H मिलेगा तो ये H3O बन जाएगा और ये बन गया प्रोटॉन। तो यहाँ पे H2O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम HCl तो ये बन जाएगा बेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन गेन करता है उसे हम बेस कहते हैं, ये और किसके लिए, टुवर्ड्स HCl। सो इसीलिए H2O क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, बिकॉज ये कभी भी कैसी भी कंडीशन में ढल सकता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये पूछ सकता है। तो H2O हमेशा एसिडिक होता है टुवर्ड्स NH3, बिकॉज H2O यहाँ पे हाइड्रोजन को लॉस करता है, और H2O यहाँ पे हमेशा बेसिक होता है टुवर्ड्स HCl, बिकॉज यहाँ पे ये हाइड्रोजन को गेन करता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपना जो भी नोट्स है उसे ले सकते हो।